हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी अपडेट्स। आई एम सुधांशु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो लोक प्रशासन पर दृष्टिकोण सब्जेक्ट पर रहने वाली है, जिसमें आपको थर्ड यूनिट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले की वीडियो में हमने इस सब्जेक्ट की जो सेकेंड यूनिट है उसका जो फिफ्थ चैप्टर है आपका पारिस्थितिक दृष्टिकोण, उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किए थे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और चैप्टर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर भी मिले। आज की वीडियो में हम बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर सेकंड जो आपका DSC 4 का सब्जेक्ट है लोक प्रशासन पर दृष्टिकोण, जो कि आपका फोर्थ क्रेडिट का कोर्स है, उसकी जो आपकी थर्ड यूनिट है समकालीन सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जो आपकी इकाई रहने वाली है वो आपकी थर्ड इकाई रहने वाली है समकालीन सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य। इसमें हम समझेंगे जो आपके समकालीन सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है उसको हम समझेंगे। तो इसका सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं। यह अध्याय मुख्य रूप से 20वीं और 21वीं शताब्दी में उभरे उन सिद्धांतों को समझाने पर केंद्रित है जो समाज, सत्ता, संस्कृति, लिंग, अर्थव्यवस्था और तकनीक जैसे विषयों की व्याख्या करते हैं। जो आपका ये चैप्टर है, इस चैप्टर में हम उन सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके समाज, सत्ता, संस्कृति, लिंग, अर्थव्यवस्था और तकनीक जैसे विषयों पर आधारित है। उन सिद्धांतों को हम समझेंगे जो कि आपके 20वीं और 21वीं शताब्दी में उभरे थे। तो इन विषयों के पर जो भी सिद्धांत आधारित है उनकी हम व्याख्या करेंगे। यह अध्याय विभिन्न सैद्धांतिक दृष्टिकोणों को समझाकर हमें समकालीन समाज की गहरी और व्यापक समझ विकसित करने में मदद करता है। इस चैप्टर में हम जो आपके विभिन्न सैद्धांतिक दृष्टिकोण है उनको समझेंगे, जिससे कि हमें समकालीन समाज की जो गहरी और व्यापक समझ है वो हो जाएगी और उसको समझने में हमें अच्छी ज्ञान विकसित करने में मदद करता है। ये सिद्धांत सामाजिक मुद्दों के विश्लेषण और उनके समाधान के लिए उपयोगी उपकरण प्रदान करते हैं। जो आपके ये सिद्धांत होते हैं ये आपके सामाजिक मुद्दों के विश्लेषण और जो उनका समाधान होता है उनके लिए एक उपयोगी साबित होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विकास योजना। जो आपकी विकास योजना है वो क्या रही है उसको हम देख लेते हैं। सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य के तहत विकास योजना को नए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर समझा जाता है। जो आपका सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य उसके तहत जो आपकी डेवलपमेंट प्लानिंग है, जो कि आपकी विकास योजना है, उसको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर समझा जाता है। यह परिप्रेक्ष्य पारंपरिक योजनाओं से आगे बढ़कर समावेशी, सतत और भागीदारीपूर्ण विकास की ओर केंद्रित होता है। जो आपका ये समकालीन सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है ये पारंपरिक योजनाओं से आगे बढ़कर जो कि आपके समावेशी, सतत और भागीदारीपूर्ण विकास है उसकी ओर विकास योजना केंद्रित होती है। तो अब हम देख लेते हैं जो आपके विकास योजना के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं उनको हम देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आता है संरचनात्मकतावाद। विकास को समाज की संरचना के बदलाव के रूप में देखता है, जहां असमानता को कम करने के लिए नीतियां बनाई जाती है। जो आपका संरचनात्मकवाद होता है इसमें जो विकास होता है वो समाज की संरचना के बदलाव के रूप में देखता है, जहां आपके असमानता है उसको कम करने के लिए बहुत सारी नीतियां बनाई जाती है। सेकंड आपका आता है नारीवादी परिप्रेक्ष्य। लैंगिक समानता सुनिश्चित करने और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर देता है। जो आपका नारीवादी परिप्रेक्ष्य होता है ये लैंगिक असमानता और सुनिश्चित करने के लिए और जो आपकी महिलाओं की भागीदारी है उनको समान स्तर पर लाने के लिए उनकी भागीदारी बढ़ाने पर जोर देता है नारीवादी परिप्रेक्ष्य। थर्ड आपका आता है आलोचनात्मक सिद्धांत। विकास योजनाओं में शक्ति असंतुलन, पूंजीवाद की भूमिका और समाज में प्रभुत्वशाली समूहों के प्रभाव की जांच करता है। जो आपका आलोचनात्मक सिद्धांत है ये विकास योजनाओं में जो शक्ति संतुलन, पूंजीवाद की भूमिका होती है उनको समाज में प्रभुत्वशाली समूहों के जो प्रभाव होता है उनकी जांच करता है। फोर्थ आपकी जो मुख्य विशेषता आती है वो आती है पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य। सतत विकास को प्राथमिकता देता है जिससे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो सके। जो आपका ये परिप्रेक्ष्य होता है ये सतत विकास को प्राथमिकता देता है जिससे कि आपका प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण हो सके। फिफ्थ आपकी जो प्रमुख विशेषता आती है वो आती है उत्तर आधुनिकतावाद। केंद्रीकृत विकास योजनाओं की जगह बहुलतावादी और स्थानीय समाधान प्रस्तुत करता है। जो आपका यह परिप्रेक्ष्य है ये केंद्रीकृत विकास की योजनाओं की जगह जो आपकी बहुलतावादी और स्थानीय समाधान है उनको प्रस्तुत करता है।
सिक्स्थ आपकी जो मुख्य विशेषता आती है वो आती है भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण। जमीनी स्तर पर समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करता है, जिससे योजनाएं अधिक प्रभावी होती है। आपका समकालीन सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है वो जमीनी स्तर पर समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करता है, जिससे कि आपकी योजनाएं बहुत अधिक प्रभावी हो जाती है। तो ये हमने देख लिया, जो आपकी विकास योजना थी उसको देखा और उसकी प्रमुख विशेषताओं को देखा। अब हम देख लेते हैं जो आपका एनपीएम है, नवलोक प्रबंधन है, उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं है उनको हम देख लेते हैं। नवलोक प्रबंधन 1980 के दशक में उभरा एक प्रशासनिक दृष्टिकोण है जो सरकारी कार्यप्रणाली में दक्षता, निजी क्षेत्र की तकनीकों और नागरिक केंद्रित सेवाओं को बढ़ावा देने पर जोर देता है। जो आपका एनपीएम है वो 1980 के दशक में उभरा एक प्रकार का प्रशासनिक दृष्टिकोण है जो कि आपकी सरकारी कार्यप्रणाली में दक्षता, निजी क्षेत्र की तकनीकों और नागरिक केंद्रित सेवाएं हैं उनको बढ़ाने पर जोर देता है एनपीएम। तो चलिए अब हम इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें कि आपकी सबसे पहली विशेषता आती है प्राइवेट सेक्टर प्रथाओं का समावेश। सरकारी प्रशासन में प्रतिस्पर्धा, आउटसोर्सिंग और निजी प्रबंधन तकनीकों का उपयोग किया जाता है। सेकंड आपकी जो प्रमुख विशेषताएं आती है परिणाम केंद्रित दृष्टिकोण। प्रक्रियाओं से अधिक परिणामों पर ध्यान दिया जाता है। मतलब कि जो इसमें आपका आउटपुट एंड आउटकम्स वाला सिस्टम होता है उस पर अधिक ध्यान दिया जाता है। जो आपका प्रक्रियाएं होती है उनसे ज़्यादा जो आपके परिणाम होते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। थर्ड आपकी जो प्रमुख विशेषताएं आती है वो आती है लागत कटौती और दक्षता। सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावी और कम खर्चीला बनाने पर बल दिया जाता है। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं है इसमें से जो आपकी एनपीएम होती है उसमें जो आपकी सरकारी सेवाएं होती है उनको अधिक प्रभावी और कम खर्चीला बनाने पर बल दिया जाता है। फोर्थ आपकी जो प्रमुख विशेषताएं आती है उसमें आपका आता है नागरिक केंद्रित प्रशासन। नागरिकों को ग्राहक मानकर उनकी संतुष्टि पर फोकस किया जाता है। जो आपका एनपीएम होता है इसमें नागरिकों को एक ग्राहक के रूप में समझा जाता है और जो उनकी संतुष्टि होती है उन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। फिफ्थ आपकी जो प्रमुख विशेषताएं में आता है वे आता है विनियमन के बजाय सुविधा प्रदान करना। सरकार सेवा प्रदाता की भूमिका में होती है, न कि केवल नियंत्रक की। जो आपकी सरकार होती है वे सेवा प्रदाता की भूमिका में होती है, जो आपके नियंत्रक होते हैं उनके नियंत्रण में ही नहीं रहती सरकार। सिक्स्थ आपकी जो प्रमुख विशेषताएं आती है वो आती है विकेंद्रीकरण। प्रशासनिक निर्णयों को स्थानीय स्तर पर स्थानांतरित किया जाता है, जिससे लचीलापन और जवाबदेही बढ़ती है। एनपीएम में जो प्रशासनिक निर्णय होते हैं उनको स्थानीय स्तर पर स्थानांतरित किया जाता है, जिससे कि आपका लचीलापन और जवाबदेही है वे बढ़ती है। सातवां आपकी जो प्रमुख विशेषताएं आती है वो आती है नवाचार। तकनीकी और प्रबंधकीय नवाचारों को अपनाकर सरकारी कार्यों को आधुनिक बनाया जाता है। एनपीएम में तकनीकी और प्रबंधकीय नवाचार होते हैं उनको अपनाकर जो आपके सरकारी कार्य होते हैं उनको आधुनिक बनाया जाता है। तो ये हमने देख लिया एनपीएम की प्रमुख विशेषताएं। अब हम देख लेते हैं जो आपका एनपीएम है नवलोक प्रबंधन है उसके सिद्धांत और आधार को हम देख लेते हैं। नवलोक प्रबंधन एक प्रशासनिक सुधार दृष्टिकोण है जो पारंपरिक नौकरशाही को अधिक दक्ष, परिणाम केंद्रित और नागरिक अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। जो आपका न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है एनपीएम है वो एक प्रकार का प्रशासनिक सुधार दृष्टिकोण है जिसमें कि आपके पारंपरिक नौकरशाही को अधिक दक्ष, परिणाम केंद्रित, नागरिक अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाता है। तो अब हम देख लेते हैं जो आपका एनपीएम है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है नवलोक प्रबंधन है उसके क्या क्या प्रमुख सिद्धांत हैं, जिनमें आपका सबसे प्रमुख सिद्धांत आता है प्रबंधकीय स्वतंत्रता। सरकारी अधिकारियों को निर्णय लेने की अधिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। एनपीए के जो प्रमुख सिद्धांत में सबसे पहला आता है वो आता है जो आपके सरकारी अधिकारी होते हैं उनको जो निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है वो अधिक प्रदान की जाती है। सेकंड आपका जो प्रमुख सिद्धांत में आता है वो आता है लक्ष्य और परिणाम केंद्रितता। प्रक्रियाओं के बजाय परिणामों और प्रभावशीलता पर जोर दिया जाता है। इसमें जो आपके प्रक्रियाएं होते हैं उन पर अधिक जोर नहीं दिया जाता बल्कि जो आपके परिणाम और प्रभावशीलता होती है उन पर अधिक जोर दिया जाता है। थर्ड आपका आता है निजी क्षेत्र की तकनीकों का उपयोग। सरकारी सेवाओं में प्रतिस्पर्धा, आउटसोर्सिंग और ग्राहक उन्मुखता अपनाई जाती है। जो आपकी सरकारी सेवा होती है उनमें प्रतिस्पर्धा, आउटसोर्सिंग और जो ग्राहक उन्मुखता है ये अपनाई जाती है। फोर्थ आपका आता है लागत कटौती। संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित कर कम लागत में अधिक सेवाएं देने पर बल दिया जाता है। जो आपका एनपीएम का एक सिद्धांत है वो ये कहता है जो कि आपके संसाधन होते हैं उनका एक अच्छे तरीके से उपयोग करके और सुनिश्चित तरीके से उपयोग करके जो लागत है वो कम कर दी जाए और जो सेवाएं है वो बढ़ा दी जाए। तो ये आपका लागत कटौती हो गया। एक आपका आता है विकेंद्रीकरण।
शक्ति और निर्णय लेने की प्रक्रिया को स्थानीय प्रशासन को सौंपा जाता है। इसमें जो शक्ति और निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है उसको स्थानीय प्रशासन को सौंप दिया जाता है। 6 नंबर पर आपका आता है नागरिक केंद्रित सेवाएं, जो कि मैंने आपको बताया था। इसमें जो नागरिक होते हैं उनको ग्राहक मानकर जो उनकी आवश्यकताएं होती है और सेवाएं होती है उनको पूरा किया जाता है। 7 आपका आता है बाजार आधारित सुधार, मार्केट बेस्ड रिफॉर्म्स। सरकार की भूमिका को एक सेवा प्रदाता के रूप में देखा जाता है जिसमें प्रतिस्पर्धात्मक माहौल को बढ़ावा दिया जाता है। जो सरकार की भूमिका होती है वो एक सेवा प्रदाता के रूप में होती है जिसमें कि आपके प्रतिस्पर्धात्मक माहौल को बढ़ावा दिया जाता है। अब हम देख लेते हैं जो आपका न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका क्या आधार है वे देख लेते हैं, जो कि जिसमें आपका सबसे नंबर 1 आता है लोक प्रशासन का पारंपरिक मॉडल की सीमाओं को दूर करना। जो आपका लोक प्रशासन का पारंपरिक मॉडल है, वेबरियन ब्यूरोक्रेसी है, उनकी जो सीमाएं हैं उनको दूर करता है। सेकंड आपका आता है नवउदारवाद, सरकारी नियंत्रण को कम कर निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाना। जो आपके सरकारी नियंत्रण होते हैं उनकी जो स्तर होता है, उनकी जो भूमिका होती है उनको कम कर दिया जाता है और आपके जो निजी क्षेत्र होते हैं उनकी भूमिका को बढ़ा दिया जाता है। थर्ड आपका आता है निजीकरण और आउटसोर्सिंग, सेवाओं को अधिक कुशल बनाने के लिए निजी कंपनियों को शामिल करना। जो आपकी सेवा होती है उनको बहुत अधिक कुशल बनाने के लिए और जो उनकी उत्पादकता होती है उनको बढ़ाने के लिए जो आपकी निजी कंपनियां होती है उनको शामिल करना। फोर्थ आपका आता है प्रबंधकीय दृष्टिकोण, सरकारी सेवाओं में व्यावसायिक प्रबंध तकनीकों का उपयोग। जो आपकी सरकारी सेवाएं होते हैं उनमें व्यावसायिक प्रबंधन तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तो ये हमने देख लिए एनपीएम के कुछ सिद्धांत और आधार। अब हम देख लेते हैं नव अधिकार दर्शन। नव अधिकार दर्शन एक आधुनिक विचारधारा है जो पारंपरिक अधिकारों की व्याख्या को विस्तारित करते हुए व्यक्तियों के समाज, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर विशेष बल देती है। जो आपका नव अधिकार दर्शन है ये एक प्रकार की विचारधारा है जिसमें जो आपके पारंपरिक अधिकार होते हैं उनकी जो व्याख्या होती है उनको विस्तारित करते हुए जो व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार होते हैं उन पर नव अधिकार दर्शन अधिक बल देती है। जो आपका ये दर्शन है 20वीं और 21वीं शताब्दी में उभरा, जो कि मानव अधिकारों, न्याय और समानता को नए संदर्भ में देखने की पहल करता है। तो हम देख लेते हैं नव अधिकार दर्शन की कुछ प्रमुख विशेषताएं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है व्यापक अधिकार दृष्टिकोण, पारंपरिक नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों को भी महत्व देता है। जो आपका ये दृष्टिकोण है यह पारंपरिक नागरिक और राजनीतिक अधिकार को तो महत्व देता है बल्कि साथ में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों को भी महत्व देता है। सेकंड आपकी जो प्रमुख विशेषताएं में आता है वो आता है सामाजिक न्याय और समानता। वंचित और हाशिए पर मौजूद समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित करने की वकालत करता है। थर्ड जो आपकी विशेषताएं आती है वो सतत विकास और पर्यावरणीय अधिकार, पर्यावरण संरक्षण को मानवाधिकारों से जोड़ता है और सतत विकास को प्राथमिकता देता है। जो आपका पर्यावरण संरक्षण है उनके जो आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनसे जोड़ता है और जो कि आपकी सतत विकास की प्रक्रिया है उसको प्राथमिकता देता है। फोर्थ आपका विशेषता में आता है डिजिटल और सूचना अधिकार, इंटरनेट, गोपनीयता और साइबर स्पेस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे नए अधिकारों को मान्यता देता है। जो आपका साइबर स्पेस है, गोपनीयता है, इंटरनेट है, इनमें आपकी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है उन जैसे अधिकार को मान्यता देता है। फिर आपकी जो विशेषताएं आती है वो आती है समावेशी और बहुलतावादी दृष्टिकोण, विविधता, बहुसंस्कृतिवाद और लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो ये हमने इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं देख ली। अब हम देख लेते हैं लोक चयन दृष्टिकोण। लोक चयन दृष्टिकोण एक आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत है जो यह मानता है कि सरकार नीति निर्धारण और प्रशासन में शामिल व्यक्ति स्वार्थ सिद्धि के आधार पर निर्णय लेते हैं। जो आपका लोक चयन दृष्टिकोण है ये एक प्रकार का राजनीतिक सिद्धांत है जिसमें सरकारी नीति निर्धारण और प्रशासन में शामिल व्यक्ति होते हैं, जो आपके राजनेता होते हैं, नौकरशाह होते हैं, नागरिक होते हैं, ये सभी स्वार्थ सिद्धि के आधार पर ही निर्णय लेते हैं। यह दृष्टिकोण पारंपरिक लोक प्रशासन के विपरीत सरकारी प्रक्रियाओं का विश्लेषण बाजार सिद्धांतों के आधार पर करता है। जो आपका लोक चयन दृष्टिकोण है ये पारंपरिक लोक प्रशासन के विपरीत जो आपके सरकारी प्रक्रियाओं का विश्लेषण होता है वो बाजार सिद्धांतों के आधार पर करता है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये आपका लोक चयन दृष्टिकोण है। अब हम देख लेते हैं लोक चयन दृष्टिकोण की कुछ प्रमुख विशेषताएं, जिसमें आपका सबसे पहले आता है व्यक्तिगत स्वार्थ।
सरकारी अधिकारी और राजनेता भी अपने निजी स्वार्थ के अनुसार निर्णय लेते हैं, जैसा कि पुनर्निर्वाचन या पदोन्नति। इसमें जो आपके सरकारी अधिकारी होते हैं या राजनेता होते हैं वे केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए ही निर्णय लेते हैं। जो इसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं पुनर्निर्वाचन या पदोन्नति। सेकंड आप देख सकते हैं बाजार आधारित दृष्टिकोण। लोक प्रशासन में प्रतिस्पर्धा और दक्षता बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र की तकनीकों को अपनाने की वकालत करता है। थर्ड आप देख सकते हैं मतदाता व्यवहार। नीति निर्माण में नागरिकों के निर्णयों को तर्कसंगत आर्थिक पसंद के रूप में देखा जाता है। फोर्थ आप देख सकते हैं सरकार विफलता। यह मानता है कि नौकरशाही में अक्षमता और संसाधनों की बर्बादी स्वाभाविक होती है, इसलिए सरकारी हस्तक्षेप कम होना चाहिए। फिफ्थ आपका जो विशेषता आती है वो आता है विकेंद्रीकरण। निर्णय लेने की शक्ति को स्थानीय स्तर पर स्थानांतरित करने पर बल देता है ताकि जवाबदेही और दक्षता बढ़े। तो ये हमने कुछ प्रमुख विशेषताएं देख ली लोक चयन दृष्टिकोण की। अब हम देख लेते हैं जो आपका नवटेलरवाद है, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, तो हम एक बार और इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नवटेलरवाद आधुनिक औद्योगिक और प्रबंधकीय सिद्धांत है जो फ्रेडरिक टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत को नए संदर्भों में लागू करता है। जो आपका नवटेलरवाद है ये आधुनिक औद्योगिक और प्रबंधकीय सिद्धांत है जो कि आपका फ्रेडरिक टेलर द्वारा प्रतिपादित है। यह दक्षता, उत्पादकता और तकनीकी नवाचारों पर बल देता है, लेकिन श्रमिकों की भागीदारी और लचीलेपन को भी महत्व देता है। जो आपका नवटेलरवाद है ये दक्षता बढ़ाने और उत्पादकता बढ़ाने पर अधिक बल देता है, लेकिन जो आपके श्रमिक होती है उनकी भागीदारी और लचीलेपन को कम महत्व देता है। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं जैसे कि हमने इससे पहले के चैप्टर्स में भी देखी है, तो हम एक बार और देख लेते हैं। प्रौद्योगिकी और स्वचालन, जिसमें उत्पादन प्रक्रियाओं में मशीनों का एआई का अधिक उपयोग होना। सेकंड आप देख सकते हैं कार्य विभाजन। जो कर्मचारियों के कार्यों का स्पष्ट विभाजन होता है उससे दक्षता बढ़ती है। थर्ड आप देख सकते हैं प्रदर्शन मूल्यांकन। कर्मचारियों की उत्पादकता को मापने और सुधारने के लिए जो डेटा और मैट्रिक्स का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ आप देख सकते हैं लचीलापन। पारंपरिक टेलरवाद की कठोर संरचना के बजाय आधुनिक संगठनों में कार्य लचीलापन और बहुकौशल को अपनाना। फिफ्थ आपका आता है श्रमिकों की भागीदारी। कर्मचारियों को प्रेरित करने और उनके सुझावों को प्रबंधन में शामिल करने पर जोर दिया जाता है। सिक्स्थ आप देख सकते हैं गुणवत्ता प्रबंधन। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और सिक्स सिग्मा जैसी रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। तो ये हमने देख लिया आपका नवटेलरवाद। अब हम देख लेते हैं नवलोक सेवा। जो आपका एनपीएस है, न्यू पब्लिक सर्विस है, उसको देख लेते हैं। नवलोक सेवा एनपीएस एक आधुनिक प्रशासनिक दृष्टिकोण है जो नागरिकों को ग्राहक मानने के बजाय उन्हें नीति निर्माण और सेवा वितरण में भागीदार बनाने पर जोर देता है। जो आपका एनपीएस है वो कहता है कि जो आपके नागरिक होते हैं वे ग्राहक नहीं हैं बल्कि नीति निर्माण और सेवा वितरण में भागीदार होते हैं। यह पारंपरिक लोक प्रशासन और नवलोक प्रबंधन की सीमाओं को दूर करने का प्रयास करता है। जो आपका नवलोक सेवा दृष्टिकोण है ये पारंपरिक लोक प्रशासन पीए और नवलोक प्रबंधन एमपीए एनपीएम की जो सीमाएं होती है उनको दूर करने का प्रयास करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एनपीएम है। अब हम एनपीएम की कुछ प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है नागरिक केंद्रित प्रशासन। सरकार की भूमिका जनता की सेवा करना है, न कि केवल दक्षता और लाभ पर ध्यान देना। जो आपकी सरकार होती है उसकी भूमिका जनता की सेवा करना होती है और ना कि केवल जो आपकी दक्षता और लाभ होती है उस पर ध्यान देना। दूसरा आपका आता है लोकतांत्रिक भागीदारी। नीति निर्माण में नागरिकों, समुदाय और हितधारकों की भागीदारी को बढ़ावा देता है। थर्ड आपकी प्रमुख विशेषता आती है सार्वजनिक हित पर बल। निजी लाभ के बजाय जो आपका सामाजिक कल्याण और सामूहिक भलाई होती है उसको प्राथमिकता दी जाती है। फोर्थ आपकी जो प्रमुख विशेषताएं आती है वो आती है नैतिकता और जवाबदेही। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और नैतिक प्रशासन को मजबूत करता है। फिफ्थ आपके आते हैं सहयोगी प्रशासन। सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के बीच समन्वय को बढ़ावा देता है। सिक्स्थ आपका आते हैं सतत विकास। आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता पर बल देता है। अब हम एक देख लेते हैं टॉपिक नवलोक सेवा एक विचार के रूप में किस प्रकार से है। नवलोक सेवा एक आधुनिक प्रशासनिक विचारधारा है जिसे जेनेट वेंडर और रॉबर्ट बी डेनहार्ट ने विकसित किया। जो आपकी नवलोक सेवा है उसको जेनेट वेंडर और रॉबर्ट डेनहार्ट ने विकसित किया था। ये पारंपरिक लोक प्रशासन और नवलोक प्रबंधन के विपरीत नागरिकों की सेवा और लोकतांत्रिक मूल्य को प्राथमिकता देता है। तो अब हम देख लेते हैं इसकी कुछ मुख्य विचारधाराएं, जिसमें आपकी सबसे पहले आती है सेवा करें, नियंत्रित नहीं। जो प्रशासन का मुख्य लक्ष्य होता है वो जनता की सेवा करना होता है, बल्कि
उन्हें नियम लागू करना या नहीं होता। सेकंड आपकी जो विचारधारा होती है वो आता है नागरिक ग्राहक नहीं सहभागी है। जो आपके नागरिक होते हैं वे कोई ग्राहक नहीं है, बल्कि उनके निर्णय निर्माण में और उनके हर तर्क प्रकार में, हर प्रक्रिया में भागीदार होते हैं। थर्ड आपका आता है लोकतांत्रिक प्रशासन। सरकार को जनता की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए, न कि केवल दक्षता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए। फोर्थ आपका आता है सार्वजनिक हित की प्राथमिकता। प्रशासन को सामाजिक न्याय, समानता और नैतिकता को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। फिफ्थ आपका आता है सहयोग और भागीदारी। सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के बीच समन्वय को प्रोत्साहित किया जाता है। तो हमने कुछ मुख्य विचारधाराएं देख ली। अब हम देख लेते हैं जो आपका एनपीएस है, नवलोक सेवा है, उसका उदय कैसे हुआ। जो आपका एनपीएस है उसका उदय 1990 के दशक में हुआ था, जब आपकी प्रशासनिक लोक प्रशासन और नवलोक प्रबंधन की सीमाएं स्पष्ट होने लगी थी। जेनेट वेंडर और रॉबर्ट डी ओस्टर ने इस अवधारणाओं को प्रतिपादित किया था, जिसमें कि आपके प्रशासन को अधिक लोकतांत्रिक, नागरिक केंद्रित और नैतिक बनाने पर जोर दिया गया है। हम इसके उदय के कुछ प्रमुख कारण देख लेते हैं, जिसमें कि आपका सबसे पहला आता है नवलोक प्रबंधन। एनपीएम ने दक्षता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाई, लेकिन सामाजिक न्याय, सार्वजनिक भागीदारी और नैतिकता को अनदेखा किया। सेकंड आपका जो उदय का प्रमुख कारण आता है वो आता है लोक प्रशासन में बढ़ती नागरिक अपेक्षाएं। लोक पारदर्शिता, जवाबदेही और भागीदारी को मांग करने लगे। थर्ड आपका आता है लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर। प्रशासन में अधिक पारदर्शिता, भागीदारी और सार्वजनिक कल्याण को प्राथमिकता दी जाने लगी। फोर्थ आपका आता है वैश्वीकरण और जटिल सामाजिक चुनौतियां। जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार और डिजिटल युग की नई चुनौतियों के लिए अधिक समावेशी प्रशासन की जरूरत पड़ी। अब हम देख लेते हैं नवलोक सेवा के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांत को देख लेते हैं। नवलोक सेवा एनपीएस एक प्रशासनिक प्रणाली नागरिक केंद्रित, लोकतांत्रिक और नैतिक बनाने पर जोर देता है। तो हम इसके कुछ प्रमुख मुख्य सिद्धांत देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है लोकतंत्र और नागरिक भागीदारी। प्रशासन में जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। सेकंड आपका आता है लोकहित को प्राथमिकता देना। थर्ड आपका आता है नागरिकों को ग्राहक नहीं सहभागी मानना। फोर्थ आपका आता है पारदर्शिता और जवाबदेही। जो आपका सरकारी नीतियाँ होती है उनके निर्णयों में जो खुलापन और उत्तरदायित्व होता है वो अनिवार्य होना चाहिए। फिफ्थ आपका आता है नैतिकता और सार्वजनिक मूल्यों पर जोर। प्रशासनिक कार्यों को नैतिकता और निष्पक्षता के आधार पर संचालित करना चाहिए। सिक्स्थ आपका जो मुख्य सिद्धांत में आता है वो आता है सहयोग और समन्वय। सरकार, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के बीच सहभागिता और समन्वय होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं नवलोक सेवा बनाम नवलोक प्रबंधन। तो इनके उद्भव के बारे में देख लेते हैं। जो आपका नवलोक सेवा है एनपीएस है उसका विकास 1990 के दशक में जेनेट वेंडर और रॉबर्ट डेनोट द्वारा हुआ था, बल्कि जो आपके एनपीएम है उसका 1980 के दशक में नवउदारवादी नीतियों और निजीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हुआ था। इसका जो मुख्य लक्ष्य है, एनपीएस का जो मुख्य उद्देश्य है वो जनित और लोकतांत्रिक प्रशासन को बढ़ावा देना है, बल्कि जो आपका एनपीएम है वो दक्षता, प्रतिस्पर्धा और परिणाम आधारित प्रबंधन पर केंद्रित है। तो अब हम देखते हैं एनपीएस और एनपीएम में नागरिकों की भूमिका। एनपीएस नागरिकों को भागीदार मानता है और उन्हें नीति निर्माण में शामिल करता है, बल्कि जो आपका एनपीएम होता है वो नागरिकों को केवल एक ग्राहक के रूप में देखता है जो कि आपकी सेवाएं प्रदान करते हैं। फोर्थ आपका आता है प्रशासनिक दृष्टिकोण। एनपीएस में जो प्रशासनिक दृष्टिकोण होता है वो लोकतांत्रिक, सहभागी और पारदर्शी होता है, बल्कि जो एनपीएम होता है उसमें जो प्रशासनिक दृष्टिकोण होता है वो निजी क्षेत्र की प्रथाओं को अपनाने पर जोर देता है। फिफ्थ आपका आता है नीतिगत प्राथमिकता। एनपीएस सार्वजनिक मूल्यों, नैतिकता और न्याय को प्राथमिकता देता है, बल्कि जो आपका एनपीएम होता है वो आउटपुट, परिणाम और लागत कटौती पर ध्यान केंद्रित करता है। सरकारी भूमिका। एनपीएस में सरकार की भूमिका लोक सेवा और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने की होती है, बल्कि जो आपका एनपीएम होता है उसमें सरकार को एक सेवा प्रदाता के रूप में देखा जाता है। सेवंथ आपका आता है जवाबदेही। एनपीएस नैतिक और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व को महत्व देता है, बल्कि जो आपका एनपीएम होता है वो प्रदर्शन और परिणाम आधारित जवाबदेही पर केंद्रित होता है। तो ये तो हमने देख लिया आपका नवलोक सेवा और नवलोक प्रबंधन में क्या अंतर थे। अब हम देख लेते हैं सुशासन, गुड गवर्नेंस। सुशासन का अर्थ पारदर्शी, उत्तरदायी, सहभागी और प्रभावी प्रशासन जो कि जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने और समाज के सभी वर्गों के विकास को सुनिश्चित करने पर केंद्रित होता है। इसे विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने लोकतांत्रिक प्रशासन का आदर्श मॉडल माना है।
सुशासन जनता हित, पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय पर आधारित एक प्रकार का प्रशासनिक दृष्टिकोण है जो कि लोकतांत्रिक मूल्य और सतत विकास को बढ़ावा देता है। यह प्रभावी शासन के लिए एक आवश्यक सिद्धांत है जिससे कि आपके समाज में न्याय, समानता और समृद्धि सुनिश्चित की जाती है। तो अब देख लेते हैं हम जो सुशासन है उसकी क्या अवधारणा है। सुशासन की अवधारणा में सुशासन का अर्थ पारदर्शी, जवाबदेही, प्रभावी और न्यायसंगत प्रशासन जो कि जनता की आवश्यकताओं और अधिकारों को प्राथमिकता देता है। जो आपकी ये अवधारणा है ये 1990 के दशक में विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकसित की गई थी, जो कि आपके लोकतांत्रिक प्रशासन और विकास को मजबूत करने पर बल देती है। सुशासन प्रशासन को अधिक लोकतांत्रिक, प्रभावी और नागरिक केंद्रित बनाने की एक प्रकार की प्रक्रिया है। यह सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास और सतत प्रगति को सुनिश्चित करने में सहायक होता है। अब हम देख लेते हैं सुशासन का उदय। सुशासन की अवधारणा का उदय 1990 के दशक में जो आपका विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उन्होंने किया था, इसे तार्किक और सामाजिक विकास के लिए। इसका उद्देश्य प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेही, प्रभावी और नागरिक केंद्रित बनाना था। तो हम इसके कुछ उदय के प्रमुख कारण देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है नव उदारवादी आर्थिक नीतियाँ। 1990 और 80 के दशक में सरकार पर आर्थिक सुधार और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने का दबाव बढ़ा। सेकंड आपका आता है वैश्वीकरण। दुनिया भर में पारदर्शी और जवाबदेह शासन की मांग बढ़ी। थर्ड आपका आता है लोकतंत्रीकरण। विभिन्न देशों में लोकतंत्र के विकास ने बेहतर प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकताओं को जन्म दिया। फोर्थ आपका आता है नवलोक प्रबंधन, एनपीएम। प्रशासन में दक्षता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने देने की सोच विकसित हुई। फिफ्थ आपका आता है भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन। पारदर्शी और जवाबदेह सरकार की मांग बढ़ने लगी। सिक्स्थ आपका आता है संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक की भूमिका। इन संगठनों ने विकासशील देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सुशासन को एक शर्त के रूप में रखा। अब हम देख लेते हैं सुशासन की कुछ प्रमुख विशेषताएं। सुशासन पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावी और न्यायसंगत प्रशासन होता है जो कि नागरिकों के कल्याण और समाज के समावेशी विकास पर केंद्रित होता है। इसकी मुख्य विशेषताएं में हम देख लेते हैं जन भागीदारी, नागरिकों विशेषकर हाशिए पर मौजूद वर्गों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना। सेकंड आपका आता है पारदर्शिता, प्रशासनिक कार्यों और निर्णयों में खुलापन जिससे कि जनता को सही जानकारी मिल सके। थर्ड आपका आता है उत्तरदायित्व, सरकारी अधिकारियों और संस्थाओं के जनता के प्रति जवाबदेह बनाना। फोर्थ कानून का शासन। फिफ्थ दक्षता और प्रभावशीलता। सिक्स्थ समानता और समावेशता। सेवंथ आपका सहमति आधारित निर्णय। एट्थ न्याय और उत्तरदायित्व। तो ये आपके कुछ मुख्य विशेषताएं थी सुशासन की। अब हम देख लेते हैं सुशासन का महत्व क्या है। सुशासन किसी भी लोकतांत्रिक और विकसित समाज के लिए एक प्रकार से आवश्यक है, क्योंकि जो सुशासन होता है वह पारदर्शिता, जवाबदेही, प्रभावशीलता और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देता है। तो हम देख लेते हैं सुशासन का महत्व पॉइंट के रूप में। इसमें आपका सबसे पहला आता है लोकतंत्र को सशक्त बनाता है सुशासन। दूसरा, आर्थिक विकास में सुशासन बहुत सहायक होता है। तीसरा, सुशासन से भ्रष्टाचार में कमी आती है। फोर्थ आपका आता है कानून के शासन की स्थापना। यह सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित करता है। फिफ्थ आपका आता है सामाजिक न्याय और समावेशी विकास। सिक्स्थ जन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार। सेवंथ सतत विकास। तो ये सुशासन का कुछ महत्व था। अब हम देख लेते हैं जो आपका सहयोगी शासन है उसकी क्या अवधारणा है। सहयोगी शासन एक प्रशासनिक दृष्टिकोण है जिसमें सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज और अन्य हितधारक हैं उनके बीच सहयोग और साझेदारी को प्राथमिकता दी जाती है। यह पारंपरिक शीर्ष से नीचे टॉप डाउन प्रशासन के बजाय सहभागी और संवाद आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देता है। अब हम देखते हैं सहयोगी शासन के कुछ लाभ, जिसमें आपका सबसे पहला आता है बेहतर नीति निर्माण। विभिन्न हितधारकों की भागीदारी से अधिक प्रभावी और समावेशी नीतियाँ बनती है। सेकंड, संसाधनों का कुशल उपयोग। थर्ड आपका आता है उत्तरदायित्व और पारदर्शिता। फोर्थ, समस्याओं का सामूहिक समाधान। फिफ्थ, नागरिकों की सहभागिता। तो ये आपके सहयोगी शासन के कुछ लाभ हो गए। अब हम देख लेते हैं सहयोगी शासन के कुछ नुकसान, जिसमें कि आपका सबसे पहले आते हैं निर्णय लेने की जटिलता। जो आपका सहयोगी शासन होते हैं इसमें निर्णय लेने की जटिलता आपका एक प्रकार के नुकसान के रूप में देखा जाता है। दूसरा आपका जो आता है वो आता है संसाधनों की असमानता। थर्ड आपका आता है उत्तरदायित्व का स्पष्ट होना। फोर्थ, संभावित हितों का टकराव। फिफ्थ आपका आता है प्रभावशीलता में कमी। अब हम देख लेते हैं जो आपका नेटवर्क गवर्नेंस है वो क्या है। हम नेटवर्क गवर्नेंस की अवधारणा को देख लेते हैं।
नेटवर्क गवर्नेंस एक प्रकार की प्रशासनिक प्रणाली है जिसमें कि सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और जो अन्य संस्थाएं होती है वे एक दूसरे से एक नेटवर्क के रूप में जुड़ी होती है और उसी प्रकार में कार्य करती है। इसमें पारंपरिक केंद्रीकृत शासन के बजाय जो आपके हितधारक होते हैं उनके बीच सहयोग, समन्वय और भागीदारी पर जोर दिया जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपकी नेटवर्क गवर्नेंस है। अब हम नेटवर्क गवर्नेंस की कुछ मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें कि आपके सबसे पहले आती है विकेंद्रीकरण। निर्णय लेने की प्रक्रिया केवल सरकार तक सीमित नहीं रहती बल्कि यह कई संस्थाओं में बटी होती है। सेकंड आपका आती है सहयोगात्मक शासन। नीति निर्माण और क्रियान्वयन के लिए विभिन्न सार्वजनिक और निजी संगठनों के बीच साझेदारी होती है। थर्ड आपका आता है लचीलापन। नेटवर्क आधारित प्रशासन अधिक अनुकूलनशील होता है जिससे कि आपके बदलते समाज आर्थिक परिवेश के अनुसार कार्य कर सकता है। फोर्थ आपका आता है तकनीक और संचार का उपयोग। डिजिटल युग में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार माध्यमों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। फिफ्थ आपका आता है उत्तरदायित्व और पारदर्शिता। तो ये आपके नेटवर्क गवर्नेंस के कुछ प्रमुख विशेषताएं हो गई। अब हम एक देख लेते हैं आपका डिजिटल गवर्नेंस। डिजिटल गवर्नेंस का अर्थ सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी और डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके प्रशासन को अधिक पारदर्शी, कुशल और जन केंद्रित बनाना होता है। जो इसका उद्देश्य है सरकारी सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार करना होता है। तो ये आपका डिजिटल गवर्नेंस है। अब हम डिजिटल गवर्नेंस की कुछ प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आता है ई गवर्नेंस। ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से सरकारी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाना। सेकंड आपका आता है पारदर्शिता और जवाबदेही। जो आपकी डिजिटल तकनीक होती है उनमें भ्रष्टाचार कम होता है और जो प्रशासनिक होता है वो जवाबदेही होता है। थर्ड आपका आता है तेजी और दक्षता। डिजिटल सिस्टम पारंपरिक नौकरशाहों की तुलना में तेज और प्रभावी होता है। फोर्थ आपका आता है सुलभता मतलब आसानी। फिफ्थ आपका आता है सुरक्षित डेटा प्रबंधन। जो आपका साइबर सुरक्षित उपाय होते हैं उनके माध्यम से नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखा जाता है। तो ये आपके डिजिटल गवर्नेंस की कुछ मुख्य विशेषताएं होगी। अब हम एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। समकालीन सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य प्रशासन और नीति निर्माण की नवीनतम अवधारणाओं और दृष्टिकोणों को समझाने में मदद करता है, जिसमें कि आप एनपीएम, एनपीएस, सुशासन, सहयोगी शासन, नेटवर्क गवर्नेंस और डिजिटल गवर्नेंस जैसी प्रवृत्तियां हैं वे देखते हैं, जो कि आपके प्रशासन को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और प्रभावी बनाने का प्रयास करती है। जो ये सिद्धांत है इनका उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना, नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाना, प्रशासनिक दक्षता सुधारना और जो तकनीक के माध्यम से सरकारी सेवाएं हैं उनको अधिक सुलभ बनाना है। इनके समुचित कार्यान्वयन के लिए नीतिगत स्पष्टता, संसाधनों की उपलब्धता और प्रशासनिक समन्वय आवश्यक है। समकालीन सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य प्रशासन को अधिक उत्तरदायी, लचीला और समावेशी बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। यह पारंपरिक नौकरशाही से आगे बढ़कर नागरिक केंद्रित, सहयोगी और तकनीक सक्षम शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। तो ये हमने एक छोटा सा निष्कर्ष देख लिया। यहीं पर मैं आप सभी स्टूडेंट्स से एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में ज़रूर बताइएगा। आज का हमारा क्वेश्चन ये रहने वाला है, जो आपका एनपीएम है उसकी जो प्रमुख विशेषताएं है उनको आप शॉर्ट्स में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर देना। तो ये था आपका थर्ड यूनिट समकालीन सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप सभी के समझ आ गया होगा। अब जो आपकी नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है वो आपके फोर्थ यूनिट की रहने वाली है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके वहाँ पूछ सकते हो। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।